अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक हो गया है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ता किया है और हालिया कशीदगी में मिलकर कमी लाने पर जोर दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है, जबकि पाकिस्तान और अमरीका ने दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर भी इत्तफाक किया है। अमरीकी वजीर खारजा ने भारतीय वजीर खारजा को भी कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी सफीर जियांग ज़ीडोंग ने भी आज वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की है। वजीर आजम ने पहलगाम वाक़े के काबिल एतमाद और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात के लिए अपनी मुखलिसाना पेशकश और पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया है। इससे पहले पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार और चीनी हम मनसब के माबैन टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने OIC ग्रुप के सफीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि दुनिया भारत के सियासी बुनियादों पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस को टेलीफोन करके कहा था कि पाकिस्तान पहलगाम के वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करता है। UN सेक्रेटरी जनरल भारत उनका भी जो है वो उनसे कहा गया कि वो भारत को जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया था। सऊदी वज़ारत खारजा की जानिब से कहा गया था कि दोनों ममालिक कशीदगी कम करें और तनाज़ात का सिफारती हल निकालें। कुछ सियासी तौर पर भी इंटरनल डेवलपमेंट्स भी आज हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी और कोर कमेटी का यह कहना है कि मौजूदा वक्त में इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है। तहरीक इंसाफ इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है ताकि कौम सरहदों के दिफा में मुत्तहिद हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी मुतालबा किया कि बानी PTI पर तमाम झूठे मुकदमात खत्म किए जाएं ताकि कौम यकजा होकर दुश्मन का मुकाबला करे। अब ये जो मामलात हैं पाकिस्तान के इस वक्त क्या कोशिश है और ये जो आलमी कोशिशें हो रही हैं इनको पाकिस्तान किस तरह से देखता है, इस पर बात करने के लिए वफाकी वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब सबसे पहले बताइएगा हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त कोशिश क्या है? ये कुछ बड़े मुल्क मुतहरिक हुए हैं, बिलाखिर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जो है वो गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो है वो बात हुई। इस वक्त पाकिस्तान की कोशिश क्या है? पाकिस्तान किस तरह से इस मामले से दुनिया के ममालिक और ख़ास तौर पर इन बड़ी सुपर पावर्स को आगाह कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तमाम तरह एंगेजमेंट है वो आपने देखा कि कल जो प्रेसर किया मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने और फॉरेन जो ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है वो भी उनके साथ थे और पूरी आलमी बरादरी के सामने, आलमी मीडिया के सामने पाकिस्तान ने अपना मुकदमा पेश किया और बिल्कुल सबूतों के साथ पेश किया कि पाकिस्तान तो खुद जो है वो दहशतगर्दी की जद में है या उसकी लपेट में है और यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं उनमें उस लहर में तेजी आई है। और उस तमाम तर मामले पे अगर आप देखें तो हमने तो यही कहा है कि जाफर एक्सप्रेस का जब वाकया हो या दीगर पाकिस्तान के अंदर आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो दहशतगर्दी के, तो हमारा हमसाया मुल्क जो है उस पर बिल्कुल ना तो किसी किस्म की कोई ताज़ियत होती है, ना ही किसी किस्म का अफसोस का इजहार होता है। हमने सबसे पहले जो है अफसोस का इजहार किया और हमने कहा टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे कहीं से भी हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं और ये अफसोसनाक वाकया था पहलगाम वाला। अब आलमी बरादरी की आपने बात की कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो वजीर खारजा ने तमाम तर दोस्त ममालिक के साथ और उसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी एट लार्ज है उनके साथ जो है वो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ उनके मुतल्लिका दफ्तर खारजा के लोग हैं या वज़राए खारजा हैं उनके साथ एंगेजमेंट कांस्टेंट रही है। स्पेन से लेके बरतानिया से लेके इवन के अमेरिका तक। अमेरिका कल एक बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि अमेरिका ने इंटरवीन किया इस तमाम तर मामले पे और दोनों साइडों को रिस्ट्रेंट का कहा और पाकिस्तान को तो ये भी कहा जो पाकिस्तान का मौकफ रहा है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मौकफ की तो वो तायीद है और खुलेआम तायीद है कि पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ कोऑपरेट करे इस तमाम तर मामले के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन का है या
पाकिस्तान के पास अगर कुछ शवाहिद है, तो पाकिस्तान ने तो पहले ही कहा है कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को आप इल्जाम ठहरा रहे हैं या पाकिस्तान पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, BBC से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, इकोनॉमिस्ट से लेके तमाम तर जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं और बैनुल अक़वामी ममालिक या उधर के जो वज़रा हैं या उधर के जो थिंक टैंक्स भी हैं, वो भी एक ही बात कर रहे हैं। रहमान साहब वो कह रहे हैं भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम 5 या 10 मिनट के अंदर लगा तो दिया, लेकिन उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर सका। और यही पाकिस्तान का मुकदमा है कि अगर आपके पास कोई शवाहिद मौजूद हैं, कोई सबूत मौजूद है, आज 9वां रोज है, लेकिन भारत कोई भी किसी एक भी किस्म के सबूत को पेश करने से कासिर है। वो कि हमने जो हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है और जिस तरह उसको फैलाया जाता है, वो हमने तो सबूत रखे और पूरी दुनिया के सामने रखे वो तमाम तर सबूत, जो कॉल्स थी, जो इंटरसेप्ट हुई, जो दीगर ट्रांसफर हुए, कैश के ट्रांसफर्स थे, पैसों की जो लेन देन हुआ या ड्रोन के जरिए जो आईडीज भेजी जाती है, वो तमाम तर मामला आपके सामने है। अब जो मार्को रूबियो से कॉन्वर्सेशन हुई है वजीर आजम पाकिस्तान मीर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, उसमें तो क्लैरिटी है, उन्होंने भारत से भी बात की है, उन्होंने हमारे से भी बात की है और हमने तो खुद कहा कि इस खत्ते की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से आप इसको इसकी पेश नजर आप जरूर जो है वो अमेरिका को अपना किरदार अदा करना चाहिए और दीगर दोस्त ममालिक को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। चाइना ने, तुर्की ने, अजरबैजान ने, सब ने पाकिस्तान की हिमायत की है, पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान की केस की जो सपोर्ट है उसकी सपोर्ट में वो आए हैं। इसी तरह मार्को रूबियो को अगर आप देखें तो मार्को रूबियो ने भी यही बात की जो पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया कि एक गैर जानिबदार, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन इस तमाम तर वाकई की होनी चाहिए। वो बिल्कुल भी नहीं भारत ने उसको किसी किस्म का रद्द अमल दिया। ठीक है, लेकिन बैरिस्टर साहब इसमें एक मामला जो इस सारी बहस में और इस वक्त बिल्डअप है उसमें वो इंडस वाटर ट्रीटी का है। आपके पास क्योंकि पोर्टफोलियो भी है, वजीर ममलिकत हैं, कानून और इंसाफ के, खुद भी लॉयर हैं, इस सारी बहस में आप उस मामले को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं और पाकिस्तान के इस वक्त क्या कोशिश है कि जो इतनी बड़ी वायलेशन इंडस वाटर ट्रीटी की भारत की तरफ से सस्पेंड कर दिया है, कर नहीं सकते, इस पर पाकिस्तान के पास आगे ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान इस मामले को किस तरह से देख रहा है? देखिए, पाकिस्तान के पास तमाम तरह ऑप्शंस मौजूद हैं, वेदर वो मिलिट्री फ्रंट पे है, जिस तरह हमारी एक वाज़े जो पोजीशन है वो सामने कि अगर किसी किस्म का एडवेंचरिज्म किया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, या किसी किस्म की मुहिम जो की गई तो उसका बाकायदा से उसी लेवल पे या उससे बढ़ के जवाब दिया जाएगा। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप देखें तो पाकिस्तान में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्टेटमेंट है उसमें बिल्कुल मकबूजा कश्मीर का या भारतीय मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो लफ्ज वहां पे थे वो बिल्कुल अयां है और रोशन है कि भारत की जो जारियत है वो पूरी दुनिया के सामने होनी चाहिए। जो उसने हैयत तब्दील की है मकबूजा कश्मीर की, जो डिस्प्यूटेड तमाम तर मामला है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस भी अगर आप देखें तो उन पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब यहाँ पे लीगल ऑप्शंस की आपने बात की तो बिल्कुल पाकिस्तान के पास तमाम तर वो लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं जो पाकिस्तान भरूए कार ला सकता है, चाहे वो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे तमाम तरह इस मामले को लेके जाना हो, या इवन के जो एलिजेड वायलेशन है, जिस तरह सस्पेंशन की है ट्रीटी की, ट्रीटी के अंदर जो है सस्पेंशन की कोई शिक मौजूद नहीं है। यूनिलैटरली जिस तरह उन्होंने होल्डिंग एंड अबेंस किया है इस तमाम तर मामले को, जिसपे मैं समझता हूँ इन रियलिटी तो उस पर कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो इंडिया के पास डैम्स मौजूद हैं ना रिजर्वायर्स मौजूद हैं, तो इस हवाले से भी हम देख रहे हैं। लेकिन अभी हतमी चीज जो है वो किसी मामले पे हतमी शक्ल नहीं हुई। और ये तमाम तर जो इस्तकाक है ये वजीर आजम काबीना के सामने लेके आएंगे और काबीना के अप्रूवल से ही होगा, जो भी हमारे ऑप्शन जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया। तो ये तमाम तर मामला इसी तरह है कि एज एंड व्हेन पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड ऑन ऑल अप्रोप्रिएट एंड कॉम्पिटेंट फोरम्स, और जितना भी वो चाहे वो लीगल हो, मिलिट्री हो, डिप्लोमेटिक हो, हम तमाम तर जितने भी फोरम्स हैं उस पर पूरा पूरा जवाब देंगे।
अच्छा, राइट। एक और मामला जो कि इंटरनल हमारी सियासत से जुड़ा हुआ है। 2 रोज पहले पीटीआई ने तजवीज दी थी, उन्होंने कहा था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस पर बुलाया जाए। हुकूमत की एंगेजमेंट इस वक्त जो बाकी सियासी जमातें हैं उनसे इस मामले पर कैसी है, और खास तौर पर अपोजिशन के हवाले से मैं जानना चाहता हूं कि उनको इस सारे मामले पर किस तरह से एंगेज किया जा रहा है और वहां हुकूमत की उस फ्रंट पर क्या कोशिश है। जी देखिए रहमान साहब, यहाँ पे थोड़ी सी आपको इस पैराए में भी देखने की जरूरत है कि ऑपोजिशन की तरफ से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के तो कहा जा रहा है, लेकिन उस तमाम मामले में जो एंगेजमेंट है, वजीर दाखिला ने एंगेजमेंट की जमात इस्लामी के लीडर से, इसी तरह उन्होंने एंगेजमेंट की JUIF के लीडर से, दीगर जो जमातें पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वो सेनेट के इजलास में जिस तरह आपने जिक्र किया उनको बखूबी पता है। उन्होंने वो रेजोल्यूशन या करारदाद जो है मुतफिका तौर पे सेनेट ने मंजूर की, और क्योंकि सेनेट के अंदर जो है ये तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी होती है, हाउस ऑफ फेडरेशन है, वहां से आवाज आना मैं समझता हूँ कि बड़ी अहमियत की हामिल है इस तमाम तर पहराए में। लेकिन जहां पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का कहा जा रहा है या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर तमाम जमातों को मदऊ करने का कहा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, इन गुड फेथ बिल्कुल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये किसी सियासी लेंस से उसको नहीं देखना चाहिए, किसी सियासी मकासद के लिए उसको नहीं बनाना चाहिए। वो प्योरली एक नेशनल सिक्योरिटी पहराए में होनी चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर होनी चाहिए। जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाई गई थी, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हुई थी उसकी पार्लियामेंट के अंदर, और वो इन कैमरा था तमाम तर मामला, लेकिन हामी भरने के बावजूद एक सियासी जमात जो है वो 11th आवर पे उसने गुरेज किया और वो फिर नहीं आए, और फिर उनको थपकी भी मिली, शाबाश भी मिली। तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि किसी के आने या ना आने से कोई ऐसा मसला हो सकता है या कोई इसकी अहमियत है जी। अपनी तमाम तर अगर अपने दौरे हुकूमत की पीटीआई की अगर बात करें, मैं सियासी हवाले से इस पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर पीटीआई का तर्ज सियासत अगर आप देखें विज़-अ-वी नेशनल सिक्योरिटी या कौमी सलामती के हवाले से, तो फिर नेशनल पुलवामा के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई, फिर उसमें खुद ना आना, और फिर ये देखे ना 2 घंटे हम इंतजार वहां पे उस वक्त करते रहे। तो बात ये नहीं है, बात ये कि जब कौमी सलामती की बात आए तो तमाम तर अपनी सियासी जो हिकमत अमली है, सियासी मदाखलत है, सियासी बयानियां है या सियासी फायदा है, उससे कतई नजर उसको तर्क करके आपको कौमी सलामती के लिए, कौम के लिए, वतन के लिए आपको बैठना होगा और अनकंडीशनल बैठना होगा। तो मैं समझता हूं कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल खारिज इम्कान नहीं है, बुलाई जा सकती है, और ये वजीर आजम का इस्तेकाक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बिल्कुल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे भी। और एक और मामला जो इसी से जुड़ा है, पीटीआई ने आज एलामिया भी दिया और उन्होंने कहा कि नेशनल यूनिटी के लिए इमरान खान को रिहा किया जाए, और जो है वो ये भी उनके बात एलामिया में शामिल थी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? रहमान साहब, अफसोस की बात यह है कि कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी बात होती है, इस सियासी जमात का या इसके जो लोग पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं या पार्लियामान से बाहर मौजूद हैं, उनकी एक ही डिमांड होती है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। अब यहाँ पे ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपका जो मुल्क है वो इस वक्त ऐसी एक सिचुएशन बनी हुई है जो एक जंग का समा कह लें, या बोथ द कंट्रीज, जो 2 न्यूक्लियर ममालिक हैं वो लॉगर्स हेड हैं एक दूसरे के साथ, और वो तमाम तर मामला जो है वो इस हवाले से संजीदगी को नहीं जांचा जा रहा, नहीं भांपा जा रहा कि मुल्क अभी किस नाजुक सूरत हाल में है या कितनी सीरियस एक सिचुएशन है। उसमें भी अपनी सियासत करनी है कि इमरान खान को बाहर निकालें। भाई क्यों इमरान खान को बाहर निकालें? इमरान खान का अपना कॉन्डक्ट क्या है? जिस जो थिएट्रिक्स किए इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, अपनी पॉपुलैरिटी को शायद अपनी कॉम्पिटेंस से जो है ये उसका जो थी एक कह लें फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आइड से कि उसके साथ तस्बीह दे देना या उसके साथ एक कंपैरिजन करना, तो अपनी ना तो उनकी कॉम्पिटेंस थी जिसको वो समझते थे कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं तो शायद कॉम्पिटेंस भी होगी, ऐसा नहीं था। जो थिएट्रिक्स खुद किए, जो तजर्बात खुद किए अपने दौरे हुकूमत में, वो तो उनको बिल्कुल उनके गले पड़े।
पंजाब हुकूमत में देख लें, केपी में देख लें, फेडरेशन में देख लें, सेंटर में देख लें, ये तमाम तर मामला तो इसी तरह थे। जो डिसीजंस उन्होंने लिए माजरत के साथ, उनसे मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो मैं नहीं समझता कि किसी एक लीडर या किसी एक वाहिद सियासी शख्सियत की वजह से, तो इस तमाम पर नेशनल सिक्योरिटी एम्बेट में अगर देखें तो उसका होना लाज़िम मलज़ूम है। बिल्कुल बात, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मुल्क के साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सिचुएशन के ऊपर शायद वो इतने दानिशमंद इसमें आपको वो ये जो एलानिया में बात की गई है उसका वो जवाब है वो राइट जी, वो जवाब को नहीं लगता। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारतीय हुकूमत ने 16 से ज्यादा पाकिस्तानी न्यूज यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए हैं और भारतीय हुकूमत ने इन यूट्यूब चैनल्स को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए इन पर पाबंदी आयद की है। पाकिस्तान के ड्रामे भारत में बहुत मकबूल हैं और उन्हें वहां यूट्यूब पर भी देखा जाता है। भारतीय हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तानी ड्रामे दिखाने वाले यूट्यूब चैनल्स पर भी पाबंदी लगा दी है। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने कई अदाकारों, गुलकारों और फनकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को अपने मुल्क में जो है वो ब्लॉक कर दिया है। भारत ने जिन पाकिस्तानी अदाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स बंद किए हैं उनमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरा खान, फवाद खान, अली जफर, इकरा अजीज, हानिया आमिर, सज्जल अली, बिलाल अब्बास खान और सबा कमर जैसे अदाकार शामिल हैं। दूसरी तरफ सियासी फायदे के लिए भारतीय अदाकारों जिनमें जैसे कंगना रनावत है, अनुपम खेर और परेश रावल समेत बहुत से फनकार मोदी सरकार के जो है वो हमनवा बन गए हैं। माजी में जिन फनकारों को वहां मोतदिल ख्याल किया जाता था उन्होंने या तो खामोशी इख्तियार कर ली है या फिर मोदी कैंप में पनाह हासिल कर ली है। भारत ने गोल्ड मेडलिस्ट अशर नदीम और शुएब अख्तर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अपने मुल्क में जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, जबकि इससे पहले भारत ने वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी एक्स का जो अकाउंट था उसे ब्लॉक कर दिया था। 2019 में पुलवामा हमला हुआ था जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया था। फरवरी को भारत के तैयारे जो है वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, लेकिन 27 फरवरी को पाकिस्तान की फजाइया ने 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया और एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया। दौरान हिरासत अभिनंदन की एक वीडियो भी जारी की गई थी जो टी इज फैंटास्टिक था। ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक फ्रेज बन गया, लेकिन भारतीय हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने ना सिर्फ अभिनंदन को तरक्की दी बल्कि जो है वो उसको हीरो के तौर पर जो है वो पेश किया और फिर उस पर बॉलीवुड में तो फिल्म बना दी गई। और ये सब कुछ देख के ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया अपने लोगों को कुछ भी बता सकता है। मोदी भी बालाकोट में, हालांकि उन्हें जो शर्मिंदगी हुई उसके बाद उसका जिक्र अपने जलसों में, अपने सियासी जलसों में जो है वो करते रहे और लोगों को ये बताते रहे कि देखिए हमने जो है वो क्या किया। अब ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है पाकिस्तान और भारत का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया सारे मामले को जो है वो किस तरह से देख रहा है, इस पर बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट और एक न्यूज के प्रेसिडेंट फैन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। फहद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फहद साहब सबसे पहले तो बताइएगा ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव चल रही है और अब क्योंकि जो स्पेस है उसकी वो बदल चुकी है, ये मामला जो है वो डिजिटल स्पेस में चला गया है, ये यूट्यूब और सोशल मीडिया जो अकाउंट्स बैन कर रहा है भारत, इसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना सिग्निफिकेंट है ये? शुक्रिया रहमान। देखिए मेरे ख्याल में इसमें बिल्कुल ये क्लियर बात है कि जो जिस तरीके से इंडिया में एक वॉर हिस्टेरिया बिल्ड किया जा रहा है और अपनी पब्लिक को के अंदर एक इस तरह का एक पूरा एक तासुर दिया जा रहा है कि जैसे जो कुछ इंडिया कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और जो कुछ पाकिस्तान कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। अब ये अगर उन्होंने कामयाबी से इस तरीके से एक वॉर हिस्टेरिया बनाना है तो उन्होंने इंश्योर करना है कि जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो हमारी तरफ से आ रहा है वो उनके अवाम तक, उनके लोगों तक, उनके शहरियों तक और उनके वोटर्स तक ना पहुंचे। अब उसका एक ही तरीका, आजकल के पुराने जमाने में तो रहमान ये होता था कि जी आपने चैनल्स बंद कर दिए, केबल बंद कर दी, वो नहीं आ रहे, या उससे पहले भी अगर जाएं तो जी अखबारात बंद कर दिए। लेकिन आजकल क्योंकि डिजिटल का जमाना है तो अब ये हुआ है कि जी आप डिजिटल अकाउंट्स बंद करें, आप यूट्यूब अकाउंट्स बंद करें, आप इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उनको ब्लॉक करना शुरू कर दें, क्योंकि डिजिटल के जरिए तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वो बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है और ओपनली आ रही है। दूसरा इशू ये है कि जो कि उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है, उसके हवाले से उनके पास कोई एविडेंस तो है नहीं।
अब जब आपके पास एविडेंस नहीं है और पाकिस्तान जैसे मुल्क और उसमें रहने वाले सहाफी और दीगर लोग जब इस बात को बार बार दोहराएंगे कि आपके पास कोई एविडेंस तो है नहीं, उसके बावजूद आप एक पूरे खत्ते में जो है उसको जंग के अंदर झोंकने जा रहे हैं, तो ये किस तरह की मंतक है? तो जाहिर बात है कोई रैशनल शख्स होगा, कोई सोचने वाला शख्स होगा, वो ये अपने आप से पूछेगा तो सही यार बात तो ठीक है। अब उसको ब्लॉक करने के लिए मेरे ख्याल में अब ये एक एक्सट्रीम केस इंडिया में जा रहा है कि जो बड़ा नाजुक सा और बड़ा यानी फैक्ट्स के बगैर जो वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो चैलेंज ना हो, और इसलिए वो मुकम्मल तौर पर ये ब्लॉकेट्स कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के। लेकिन फाज़ल हुसैन साहब, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वहां पर चैनल्स बहुत ज्यादा हैं, न्यूज़पेपर्स बेशुमार हैं, तो कोई डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन जो है वो वहां पर नजर आएगी। लेकिन अभी क्यों ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा मीडिया ये जो वॉर हिस्टेरिया बनाया गया है इस हवाले से ऑन बोर्ड नजर आता है? मेरे ख्याल में उसकी चंद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है वो रीजंस हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं, बाकी उस पर बहस होती है। पहली तो ये है कि मेरा अपनी जाती राय ये रहमान के इंडिया के अंदर बड़ी खामोशी से एक बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है उनकी सोसाइटी में, और ये चेंज आया है जब से जो है वहां पे हिंदुत्व जो जमात है वो आई है, वो उसने इक़्तिदार जो है वो संभाला है और बड़े ही एक ओवरवेलमिंग मैंडेट के साथ संभाला है। और इस बात को भी अब जो है वो बहुत साल हो गए। जिस तरीके से बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने इंडिया के अंदर एक सोशल चेंज किया है, उसमें एक अंडरलाइंग फैक्टर ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत, ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है। अब वो पाकिस्तानियों से बढ़ के वो मुसलमानों तक बात पहुंच गई है, और आज बाकायदा तौर पर जो हमें नजर आता है कि इंडिया में परसिक्यूशन हो रही है मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की, वो इस बात की मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियरली इसको एस्टैब्लिश करता है कि वहां पे पूरी एक सोशल शिफ्ट आया है। अच्छा, ये जो सोशल शिफ्ट है इसमें पाकिस्तान ये आया है एट दी एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को एक रीजन की तरह इस्तेमाल किया गया है कि देखें जी क्योंकि ये पाकिस्तान है और ये हमारा दुश्मन है और ये हमारे साथ करता है, इसलिए जो है वो फिर एक हिंदू नेशनलिज्म को पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर उछाला जाता है। वही चीज यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है जो अभी हो रहा है, इसलिए उसमें मीडिया भी इन्वॉल्व हो गया है, उसमें उनकी पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो गई है, और कहीं कोई छोटा सा बहाना उनको मिलता है तो वो उस पूरी चीज का एक हवा बना देते हैं। मेरे ख्याल में ये उनकी सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है। उनका मीडिया मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं चंद एक एक्सेप्शंस हैं जरूर रहमान, लेकिन अदरवाइज जिस तरह की आप इस टाइम देख रहे हैं, देखिए ना, एक चीज तो होती है रहमान, आपको खुद इतना अरसा हो गया मीडिया में, कि एक चीज होती है कि जी आप किसी चीज को बड़े जोर से बोल रहे हैं, एक होता है कि आप सरासर झूठ की बुनियाद पर जो है वो अपनी जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो ये जर्नलिज्म तो है ही नहीं, ये तो जिंगोइज्म है। तो मेरे ख्याल में ये मीडिया जो है ये भी बीजेपी हिंदुत्व प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बन चुका है, और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपनी जो उन्होंने एक फलसफा बना दिया है उसको जस्टिफाई करने के लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा। 2019 में जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, पायलट पकड़ा, पायलट बाद में दे दिया, लेकिन वहां के मीडिया ने उसको भी हीरो बनाकर पेश किया। फिर उस पर जो है वो बॉलीवुड ने फिल्में भी बना दी। मोदी भी अपनी तकरीरों में बालाकोट का जो है वो जिक्र करते रहे, अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में भी। फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया कुछ भी बेच सकता है अपने लोगों को। तो क्या वाकई वहां पर ऐसी ही सूरत हाल है कि कुछ भी बताया जाएगा वो बिक जाएगा? मेरे ख्याल में व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान दे आर रेडी टू बाय एनीथिंग। अगेन वही जो मैं इससे पहले आपसे बात, अच्छा, तो अपना एक हिंदू नेशनलिज्म है वो पाकिस्तान के एक्सपेंस पर बना रहा है, और इसलिए पाकिस्तान के हवाले से जो भी चीज होती है वो उसको हजम करने को तैयार है, क्योंकि ऐसी एक उन्होंने कहानी बना दी है कि जी ये जो है ये इस मुल्क की वजह से हमारे इस तमाम तर मसाइल हैं। तो उनके जो अपने इंटरनल इश्यूज हैं, जो उनकी अपनी माशरे में जो दरारें हैं, उनका जो एक जमाने में जो अपने आप को सेक्युलर वो कहते थे, वो सेक्युलर फसाद जब टूटा है, हर चीज के लिए जो है वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। और उसकी एक क्लियर मैनिफेस्टेशन ये है कि उनके इलेक्टोरल लैंडस्केप में पाकिस्तान जो है वो एक ऑब्सेशन बन गया है। आप देखिए हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा होता है, इंडिया का जिक्र कोई नहीं होता, वी डोंट केयर, लेकिन वहां पे इतना बड़ा मुल्क है, यानी इतना बड़ा मुल्क है और इतना छोटा दिल है कि वो पाकिस्तान से ऑब्सेस करते हैं, और इसीलिए हर चीज जो है वो उसको
बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और गवर्नमेंट के लिए बड़ी आसान तरीका है, कुछ करना है पाकिस्तान पे ब्लेम करो, पूरा का पूरा मुल्क जो है उसको एक हिस्टेरिया में जो है वो मुलविस कर दो, पहली बात। दूसरा ये कि टू गिव द डेविल इट्स ड्यू, इनका जो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है उसको ये प्रोजेक्ट करने में बिल्कुल इनकी स्किल है। और जो इनकी फिल्म इंडस्ट्री है, जाहिर बात है ये तो एवरीबडी नोज कि उसकी बहुत रीच है और उसका बहुत इफेक्टिव है। अब उसके जरिए वो ये जो एक पूरा, जिसका मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि एक जो प्रोजेक्ट है वो, उसमें बॉलीवुड का बड़ा क्रूशल रोल है और वो लोगों के ज़हनों को इन्फ्लुएंस करता है, वो वायलेंस को, एंटी पाकिस्तानियत को और इन मेनी वेज जो है वो अब तो एंटी जो मुस्लिम पॉलिसीज हैं उनको ग्लैमराइज कर देता है और वो सारी दुनिया में देखी जाती हैं। तो ये एक पूरा का पूरा एक हिंदुत्व प्रोजेक्ट के ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं और ये पाकिस्तान के एक्सपेंस पे उस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। राइट, वहां से पहले भी इंडिया पाकिस्तान टेंशंस रही हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट जैसी सूरत हाल होती रही है। इंटरनेशनल मीडिया में आपसे जानना चाहता हूं कि इसको किस तरह से जो है वो देख रहा है, किस लेंस से, और इससे पहले जिस तरह से इसको कवर किया जाता था उसके साथ आप इसका कंपैरिजन किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इस बार एक जो चीज बड़ी क्लियरली मुझे नजर आ रही है वो ये है कि कोई भी जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर रहा और उसकी सीधी सी वजह है कि एक्चुअली कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे, आई मीन फॉरगेट अबाउट इंडिया, कोई और भी अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हो या कोई और मुल्क हो, उनका कोई सफारतकार हो, कोई किसी के पास भी कोई अभी तक ऐसी कोई ठोस वजह नहीं आई कि वो पाकिस्तान पर ब्लेम करे। तो इस वक्त जो ओवरऑल कवरेज हो रही है वो इस एंगल से हो रही कि जी एक बार फिर साउथ एशिया जो है वो जंग के दहाने पर, लेकिन जो उसको एक ट्विस्ट इंडिया देना चाह रहा है कि पाकिस्तान की वजह से ये एक बहरान खड़ा हो रहा है, वो ट्विस्ट, वो एंगल जो है, उस एंगल से कोई भी इंटरनेशनल मीडिया स्टोरी नहीं कर पा रहा। अच्छा, अभी आप देखें कि जो वेस्टर्न मीडिया है जो बड़ी आसानी से पाकिस्तान का जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है उस पर खेलता है और खेलता रहा है दिहाइयों से, अनस्टेबल, न्यूक्लियर पावर्ड, इस्लामिक, अनसेफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है। इस वाले बहरान में रहमान आप नोट करें कि वो स्टीरियोटाइप भी प्ले नहीं हो रहा, विच मीन्स के क्लियरली जो इंडिया कहना चाह रहा है, जो इंडिया बेचना चाह रहा है वो नहीं बिक रहा। लेकिन जो अटेंशन है वो जाहिर बात है पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी मीडिया हो, ये कहीं और खित्ते में किसी और दुनिया के खित्ते में अगर दो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज इस तरह आईबॉल टू आईबॉल हो तो हम भी उसका नोटिस लेंगे, तो इंटरनेशनल स्टोरी बनती है, लेकिन नॉट फ्रॉम द एंगल जो इंडिया चाहेगा, फ्रॉम द एंगल ऑफ टू न्यूक्लियर पावर्स कमिंग टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी हैं और जंग हिकमत अमली के पेश नजर इन मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा भी किया जा रहा है। इन मशकों का जो मकसद है वो दुश्मन की किसी भी जारहियत का बरवक्त, भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। इससे पहले भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की थी और पाक फिजाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी तैयारों की फौरन निशानदेही की थी। पाक फिजाइया की इस बरवक्त कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे वापस चले गए थे। एक और डेवलपमेंट इससे रिलेटेड यह हुई कि भारतीय फिजाइया के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल को ओहदे से हटा दिया गया और वो मकबूजा कश्मीर में राफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान भी थे। जबकि 2 रोज पहले ही मोदी सरकार ने भारतीय फौज के नदरन कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की भी छुट्टी करा दी थी। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फौज ने LOC पर भी सीज फायर के खिलाफ वर्जी की और इस दौरान भारत की जानिब से LOC के कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग की गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने मौसर जवाब दिया और दुश्मन के कई मोर्चे तबाह कर दिए। जबकि मंगल को पाकिस्तान के मुसल्लह फौज ने LOC पर 2 भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर्स को भी कामयाबी से गिरा दिया था। भारत ने पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल देहात भी खाली करवा लिए थे और गुज़िश्ता दिनों भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐलानात करवा के सरहदी इलाकों के किसानों को 48 घंटों में फसलों की कटाई मुकम्मल करने और खेत खाली करने का भी हुक्म दिया था।
अब ये जो बिल्डअप हो रहा है बॉर्डर के ऊपर जो है वो ये भी एक तरफ है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो है वो सिफारतकारी भी चल रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मामलात है इन पर हमारी जो है वो नजर रहेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।